हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि मार्च में गुजरात बोर्ड और सीबीएसई दोनों की बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 90% चांस है कि आप लोगों की एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट के हम इसका डिस्कशन करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक्चुअल में एक रेशियो होता है। सबसे पहले हम उसको n से डिनोट करते हैं। यहाँ पे nm दिया है, लेकिन जनरली n से डिनोट किया जाता है। ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। यहाँ पे एयर के साथ हम वैक्यूम भी लिख सकते हैं। लाइट की स्पीड जो एयर या तो वैक्यूम में होगी, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, और किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं। c की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो c बाई v का रेशियो है उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें कुछ मीडियम्स के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज याद रखनी होती है। जैसे कि वाटर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.33, क्राउन ग्लास के लिए होती है 1.52, एयर के लिए होती है 1। वाटर का आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को डायमंड की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू याद रखनी है, जो सबसे हाईएस्ट होती है, दैट इज 2.42, और ग्लास का जैसे हमने यहाँ पे देखा 1.52। तो एटलीस्ट ये 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू याद रखोगे तो न्यूमेरिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे टाइप की इमेज बनाता है उसके बारे में हमें लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहले याद रखना है कि प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बनती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लेन मिरर में हमारी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी या तो बड़ी बने, हमेशा सेम साइज की बनेगी और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा इमेज जो है वो मिरर के पीछे ही बनेगी। ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है। और साथ साथ में उसको कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड, जहां पे राइट जो है वो लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट जो है वो राइट बन जाता है। जैसे कि मेरा ये लेफ्ट हैंड है, अगर मैं मिरर के सामने देखूंगा तो उसकी इमेज जो है उसका वो राइट हैंड बनेगा। जो लेफ्ट राइट में कन्वर्जन हो जाता है उसको कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन हमेशा 1 रहता है। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या हुआ कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा सेम रहती है। तो ये 2 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट पूछा है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं 1 मार्क के, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल के हेडलाइट्स में, जिससे हमें पैरेलल पावरफुल बीम मिले। इसको शेविंग मिरर में भी यूज किया जाता है सो दैट हमारा जो फेस है वो लार्ज दिखे। डेंटिस्ट भी उसको यूज करते हैं सो दैट हमारे जो छोटे छोटे टीथ है वो बड़ी साइज के दिखे। साथ साथ में उसको सोलर फर्नेसिस में भी यूज करते हैं और रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है। साथ साथ में हमें कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज लिखना है। इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर को क्यों हम रियर व्यू मिरर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। इसका गिव रीजन टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसको रियर व्यू मिरर के फॉर्म में इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज उससे हमें मिलता है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये वर्ड हमेशा याद रखना, ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, या इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो पीछे के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जो ट्रैफिक हमारे पीछे चल रहा है
वो हमें वाइडर दिखाई देता है और साथ साथ में छोटा सा दिखाई देता है, बिकॉज वो लार्जर एरिया कवर करता है मिरर, तो हम उसको वहां पे यूज करते हैं। इसलिए ये आपको हमेशा याद रखना है कि उसको रियर व्यू मिरर के फॉर्म में खास करके यूज किया जाता है, बिकॉज उससे इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल साइज की इमेज हमेशा बनती है, जो हमें एक पर्टिकुलर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको पता ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है वो हमेशा सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब आपको पता ही होगा, उसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के वक्त दो लॉज जो है वो हमेशा फॉलो होते हैं कि पहला हमने देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल हमेशा एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन कंपोनेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन कंपोनेंट है उसका तुम रेशियो लोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस न्यूमेरिकल में दिया होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा, दोनों का साइन कंपोनेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट वैल्यू को ही कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। डिफरेंट मटेरियल के लिए, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो वो हमें साइन आई अपॉन साइन आर से भी मिल सकती है। अब नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के। तो पहला एडवांटेज ये होता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है इन पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज पैरेलल कनेक्शन के लिए रेसिप्रोकल में इस तरीके से एडिशन होता है रेजिस्टेंसेस का, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो रेसिप्रोकल का जब हम एडिशन करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है कि मान लो हमारे घर पे एक कंपोनेंट, मान लो कि कोई बल्ब खराब हो गया है, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट कभी भी टीवी पे नहीं आएगा, रेफ्रिजरेटर पे नहीं आएगा, एसी पे नहीं आएगा। रिमेनिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उसी तरीके से वर्क करेंगे, बस हमें जो हमारा बल्ब खराब हुआ है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता था कि अगर एक कंपोनेंट हमारा खराब हो गया तो पूरी की पूरी सर्किट फेल हो जाती है और वो वर्क नहीं करती। थर्ड एडवांटेज क्या मिलता है, तो सारे के सारे जो डिवाइसेस है उनको सेम अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सेम अमाउंट में एनर्जी मिलती है उनको, एनर्जी का कभी भी डिवीजन नहीं होता। अब उसका एक डिसएडवांटेज है पैरेलल कनेक्शन का, मान लो कोई ऐसी सर्किट है जहां पे हमें जानबूझ के ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, हमें वहां पे लेस अमाउंट में करंट को फ्लो करवाना है, तो वहां पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज नहीं कर सकते। जहां पे हमें लेस करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम सीरीज कनेक्शन को यूज करते हैं। जहां पे हमें लार्ज करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो है वो मोस्टली डिपेंड करता है तीन वैल्यूज के ऊपर, तीन फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, मतलब कि अगर तुम वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, उसके साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, मतलब कि अगर वायर ज्यादा थिक होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, तो उस केस में उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसी रीजन की वजह से जो एसी का वायर होता है, रेफ्रिजरेटर का वायर होता है, वॉशिंग मशीन का वायर होता है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, थिक वायर्स होते हैं। हम एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा,
रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट में फ्लो होगा। तो इसी रीजन की वजह से थिक वायर्स को हम यूज करते हैं इन हेवी अप्लायंसेस। साथ साथ में वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी भी कंडक्टिंग वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अब ये जो दो क्राइटेरिया है अगर मैं उसको कंबाइन करूं तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये एक फॉर्मूला मिलेगा जो हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी एक ऐसा कंपोनेंट है जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर, और उसका एसआई यूनिट होता है ओम इनटू मीटर। तो ये पार्ट जो है आप लोगों को खास करके याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पूछा है ओम्स लॉ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में रिपीटेडली आपको पूछा ही जाएगा। ओम नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा बताया था कि मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसी भी मेटेलिक वायर का, जब वहां पे करंट फ्लो होता है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर होता है। इसको अच्छे से समझना। मान लो मेरे पास दो बैटरीज हैं, मान लो कि एक बैटरी है 2 वोल्ट की, दूसरी बैटरी है 9 वोल्ट की। अब आप लोगों को पता है कि जो लार्ज साइज की बैटरी है वो लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करवा सकती है, जो स्मॉल साइज की बैटरी है वो स्मॉल अमाउंट में करंट को फ्लो करवा सकती है। वही चीज ओम नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी कि अगर तुम बैटरी की साइज को बढ़ा दोगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा उसने बताया था। और जब हमने प्रोपोर्शनल की साइन हटा दी तो वहां पे हमने कांस्टेंट वैल्यू डाली जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस R। और R का सिंबल आपको पता ही है, इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को शो करते हैं। और उसका जो SI यूनिट है वो भी ओम होता है आफ्टर द साइंटिस्ट नेम। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th नंबर का, हमें फ्यूज का यूज बताना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ए और बी ऐसे दो क्वेश्चन पूछते हैं कई बार 4 मार्क्स में, तो बहुत बार ये ऐसे ए या तो बी में पूछा गया है फ्यूज का वर्किंग। दैट मीन्स 4 मार्क के अंदर के क्वेश्चन का ये 2 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। जब भी सर्किट में लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमारे अप्लायंसेस जल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और घर में आग लग सकती है। तो लार्ज अमाउंट के करंट को फ्लो को रोकने के लिए फ्यूज यूज किया जाता है। फ्यूज एक एक्चुअल में छोटा सा थिन वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अब जब भी लार्ज अमाउंट में फ्लो होगा करंट तो मेल्टिंग पॉइंट उसका लो है, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाती है और हमारा घर जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। लार्ज अमाउंट में करंट हमारे घर में एंटर नहीं हो पाएगा बिकॉज फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमें शॉर्ट सर्किट और डैमेज से बचाता है। फ्यूज का जो वायर है वो हमेशा दो चीजों से बनता है, एक है लेड, दूसरा है टिन। ये एक ऐसा पार्ट है जो आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, हमेशा याद रखना। इट इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन। नेक्स्ट हमें पूछा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स का क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे, जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। ये चीज याद रखनी है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो वो हमेशा बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा रेरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है?
तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेरर मीडियम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम होता है। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो एयर हमारा रेरर मीडियम बनता है, ग्लास जो है वो हमारा डेंसर मीडियम बनता है। अब ये डायग्राम के साथ साथ मैं एक और डायग्राम बता रहा हूं, ऐसे ही इसको हम अलग फॉर्म में देख रहे हैं कि मान लो जब लाइट ऐसे एयर से ग्लास में ट्रैवल करेगी, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो जब लाइट ऐसे रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, सच दैट एंगल आई हमेशा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एंगल आर। क्योंकि लाइट ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कम हो जाएगा। फिर उसका ऑपोजिट होगा, जब लाइट ग्लास से बाहर निकल के एयर में ट्रैवल करेगी तो वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये जो बाहर वाला एंगल बनता है ई, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इसकी जो थियरी है वो आप लोगों को यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की है, यहाँ से आप लोग उसको नोट करके लर्न कर सकते हो। 11th क्वेश्चन में पूछा है, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ पोजीशन एंड टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f। हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट को ऐसे 2f1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया होगा उसके लिए इमेज का फॉर्मेशन करना है। अब आप लोगों को पता है कि बहुत सारे रे डायग्राम्स होते हैं, इसमें से ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम है। आप लोगों को सारे रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोर्ड के एग्जाम के लिए, बिकॉज एक रे डायग्राम हमेशा पूछा ही जाता है बोर्ड की एग्जाम में, चाहे वो गुजरात बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो। अब हमने ऑब्जेक्ट को ए बी इस फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है। अब जो पैरेलल रे ट्रैवल करती है प्रिंसिपल एक्सिस से वो हमेशा इस तरीके से फोकस से ही पास होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है वो अनडेविएटेड रहती है। दोनों रेस इंटरसेक्ट होती है हमेशा 2f2 पे। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 2f1 है तो इमेज हमेशा मिलेगी 2f2 पे, हमेशा रियल और इन्वर्टेड मिलती है, और हमेशा उसकी साइज ऑब्जेक्ट के जितनी ही होती है। फिर हमें 2 मार्क्स में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि लेंस के पास जो एबिलिटी होती है कि लाइट को वो या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, उस एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ये जो है वो फोकल लेंथ से रेसिप्रोकल होता है। E इज इक्वल टू 1/f, मतलब कि जिस लेंस का फोकस लार्ज है तो उसका पावर कम होगा, जिस लेंस का फोकस कम है, फोकल लेंथ कम है, उसका पावर हमेशा ज्यादा होगा। अब पावर ऑफ लेंस को मेजर किया जाता है इन द एसआई यूनिट कॉल्ड डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अगर हम फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हियर f इज इन सेंटीमीटर। ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो ये यूज करो, अगर फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तो ये वाला पार्ट आप यूज करो। नेक्स्ट पूछा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 8th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था कि जब भी लाइट एक प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में वापस से बाउंस बैक करेगी जहां से वो आई थी। हम सबसे पहले एक नॉर्मल रे ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर होती है इस प्लेन सरफेस से, जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमेशा एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल में होगा, और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हमें फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे गिवन है,
तीनों की तीनों जो रे है वो हमेशा सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगी और हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। फिर एक ऐसा क्वेश्चन जो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में से गुजरात बोर्ड के अंदर रेगुलरली पूछा जाता है, दैट इज ड्रॉ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। तो आप लोगों को सबसे पहले ह्यूमन आई का ये डायग्राम अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है, डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना आना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब उसके ये कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जैसे कि लेंस, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स एंड रेटिना। तो हमारे जो ह्यूमन आई में जो लेंस होता है उसको कहा जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, जो एक फ्लेक्सिबल टिश्यूज से बनता है। फिर कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू लाइट जो है सबसे पहले एंटर करती है, वो हमारा आई बॉल का सबसे फ्रंट सरफेस होता है। हमारा जो आई बॉल है उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर जितना अप्रोक्सीमेटली। फिर आइरिस जो है उसको एक्चुअल में कहा जाता है कलर ऑफ द आई। कुछ लोगों की ब्राउन आईज होती है, कुछ लोगों की ब्लैक होती है, कुछ लोगों की ब्लू होती है, ग्रीन होती है। तो जो कलर ऑफ द आई वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं आइरिस। आइरिस का काम होता है प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना। प्यूपिल क्या होता है? तो एक छोटा सा होल जो आइरिस के अंदर है जिसके थ्रू लाइट एंटर करेगी, तो वो हमारा प्यूपिल एक छोटा सा होल। फिर होते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो है वो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को थिन या तो थिक करने के काम में आते हैं। हम दूर की चीजों को और नजदीक की चीजों को देखते वक्त हमारे आई का फोकस चेंज करते हैं, तो उसको मॉडिफाई करने का काम जो है वो सिलियरी मसल्स हमेशा करते हैं। रेटिना एक ऐसा पार्ट है जिसके वहां पे इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रेटिना के ऊपर दो टाइप के सेल्स होते हैं इनको रॉड सेल्स और कोन सेल्स कहा जाता है। जो इमेज हमारे रेटिना के ऊपर बनती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन तक हमेशा ट्रैवल करती है और ब्रेन जो है वो बाद में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। फिर मायोपिया के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 4 मार्क्स के अंदर। मायोपिया एक ऐसी डिजीज है जहां पे किसी भी पर्सन को दूर का क्लियरली नहीं दिखाई देगा, नजदीक का क्लियरली दिखाई देगा। जिसको दूर के चश्मे हैं उनको मायोपिया नाम की डिजीजेस हुई है, जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ये इसलिए होती है बिकॉज हमारा जो आई का लेंस है वो थिक हो चुका है, ठीक है, और हमारा जो आई बॉल है वो भी एलोंगेटेड हो चुका है। जो 2.3 सेंटीमीटर का साइज था वो इंक्रीज हो चुका होगा, जैसे कि 2.31, 2.32। अगर वो आई बॉल की साइज बढ़ जाती है, एलोंगेटेड हो जाता है, तो मायोपिया हो सकता है। इस केस में इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनती है। नॉर्मल आई के लिए इमेज रेटिना पे बनेगी, मायोपिक आई के लिए इमेज रेटिना से पहले बनेगी। तो यहाँ पे हमें लाइट को डाइवर्ज करना पड़ेगा, इसलिए हम डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं, जिससे बाद में इमेज रेटिना पे बनेगी। उसका ऑपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस कहते हैं। यहाँ पे किसी भी पर्सन को नजदीक का क्लियरली दिखाई देता है, नजदीक का क्लियरली नहीं दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है। किसी भी पर्सन को रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, चाहे वो बुक्स पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, तो रीडिंग के वक्त प्रॉब्लम होगी तो उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस केस में इमेज पीछे बनती है रेटिना के, तो उसको जल्दी कन्वर्ज कराने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड एज पर्सन को खास करके होता है। यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ जाती है अचानक से, और आई बॉल की साइज अगर बहुत छोटी हो जाती है तो हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। फिर पूछा गया है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
जब भी लाइट किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर इंसिडेंट होती है, जैसे कि स्मोक के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर अगर इंसिडेंट होगी तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्प्रेड कर देंगे, स्कैटर कर देंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। उस इफेक्ट को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कई बार कैनोपी होती है, फॉरेस्ट में हम जब ट्रैवल करते हैं कैनोपी बनाते हैं, तो कैनोपी में से कई बार हमें लाइट देखते हैं तो वो स्प्रेड होके दिखाई देती है, वो एक स्कैटरिंग का एग्जाम्पल। फिर पूछा जाता है 1 मार्क में कई बार इसमें से कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या है। नियर पॉइंट का मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस जो हमें क्लियरली दिखाई देता है, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर कहा जाता है। किसी भी ह्यूमन आई का नियर पॉइंट हमेशा 25 सेंटीमीटर है। विदाउट एनी स्ट्रेन, मतलब कि आइस के ऊपर विदाउट एनी प्रेशर हम कितना डिस्टेंस मिनिमम देख सकते हैं, तो वो 25 सेंटीमीटर है। अब फार पॉइंट मतलब कि हम कितना दूर तक का देख सकते हैं, तो फार पॉइंट हमेशा इनफाइनाइट काउंट किया जाता। अब इलेक्ट्रिसिटी वाला एक क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दो और उसका यूनिट और डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट को कहा जाता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो होता है टाइम इंटरवल में, उसको करंट कहा जाता है। दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो इसको हम कूलम्ब पर सेकंड भी कह सकते हैं, या तो साथ साथ में इसको एम्पियर भी कहा जाता है। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। अगर आपको कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एम्पियर के छोटे यूनिट्स भी होते हैं, यानी कि करंट के छोटे यूनिट्स, जैसे कि 1 मिली एम्पियर 10⁻³ और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6। ये आप लोगों के मोस्ट आईएमपी है फॉर एमसीक्यू। बोर्ड एग्जाम में, खास करके गुजरात बोर्ड की एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चलो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और उसका एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। अब आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम बैटरी को यूज करते हैं। जब बैटरी को किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी जो वर्क करती है चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही कहा जाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, या तो हम जूल पर कूलम्स भी इसको कह सकते हैं। 21 नंबर में पूछा है व्हाई एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। हम हीटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर्स है, बल्ब्स है, वहां पे हर जगह पे एलॉयज को क्यों यूज किया जाता है? तो उसका रीजन है कि रेजिस्टिविटी एलॉयज की हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। एलॉयज कभी भी ऑक्सीडाइज होके बर्न नहीं होंगे। अगर मेटल में से लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो वो बर्न हो जाता है, मेटल जल जाएगा। एलॉयज कभी भी इजीली बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए हम उसको वहां पे यूज करते हैं। जैसे टंगस्टन यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर में निकल एलॉयज यूज किए जाते हैं कई बार। तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि एलॉयज को हम यूज करते हैं इन हीटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है अगर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है पर यूनिट टाइम, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होती है किसी भी डिवाइस के अंदर, उसके थ्रू वर्क होता है, इसलिए इसको हम वर्क डन पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि वर्क की जगह पे मैं V इंटू क्यू भी लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करके।
और Q की जगह पे मैं IT भी लिख सकता हूँ। T और T कैंसल हो जाएंगे। I की जगह पे V की जगह पे मैं IR भी लिख सकता हूँ। तो लास्ट में पावर का फॉर्मूला मिलेगा I² इंटू आर, दूसरा फॉर्मूला मिलेगा V² अपॉन आर, तीसरा फॉर्मूला मिलेगा I इंटू वी। तो एक्चुअल में पावर के 3 फॉर्मूलाज मिलेंगे। इलेक्ट्रिक पावर को हम जूल्स पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं और वॉट में भी मेजर कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन देखते हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड दी मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इनसाइड दी मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ में ट्रैवल करेगी और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज्ड लूप बनाती है। पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्राउडेड रहती हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमेशा लार्ज होती है। अब मैग्नेट से जितना दूर जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। साथ साथ में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंटिशियल होती है फ्रॉम दी टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम दी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये आप लोगों को 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे मेजर करेंगे? ये हमें कहता है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हमें थंब को प्लेस करना है। जैसे नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा। जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स बेंड होगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? तो जब भी हम किसी भी सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड क्या होता है? तो एक ऐसा कॉइल होता है सिलिंड्रिकल शेप में, उसके अंदर हम किसी भी सॉफ्ट आयरन के पीस को प्लेस करेंगे जिसकी वजह से वो सॉफ्ट आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंसर्ट हो जाएगी। तो उससे जो मैग्नेट फॉर्म होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बना उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपको दिखाई दे रहा है एक कॉइल, कॉइल के बीच में हमने सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दिया, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। जब तक करंट पास हो रहा है तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब हम करंट को स्टॉप कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो वापस से सिंपल मेटल में कन्वर्ट हो जाए। फिर है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये आप लोगों को 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। हमें हमारे लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखना है कि तीनों के तीनों जो हमारे पार्ट्स है यानी कि थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए। तो थंब हमेशा फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, फर्स्ट फिंगर जो है ये वाली फिंगर जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो सेकंड फिंगर है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन को शो करती है। ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फिर वो जो हमारा ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसमें से डिस्पर्जन नाम का क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। डिस्पर्जन का मतलब जब लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जब वो प्रिज्म में से पास होगी तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। कौन से 7 कलर होते हैं आपको पता ही है, विबग्योर जिसको कहा जाता है। सबसे नीचे हमें वायलेट दिखाई देता है, सबसे ऊपर हमें रेड कलर दिखाई। सोलेनॉइड जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था इस तरीके से फॉर्म होता है जब हमने किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरीके से सिलिंड्रिकल फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया और उसमें से हमने करंट पास किया तो उसको कह दिया सोलेनोइड। यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है, यहाँ पे साउथ पोल बनता है, और जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वैसे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बना देंगे। तो सोलेनोइड वाला क्वेश्चन भी आप लोग 3 मार्क्स में पूछा जाए तो इतना ड्रॉ करके लिख सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स का, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग। अब हमारे घर पे जो वायरिंग की जाती है उसको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग कहते हैं। 3 मेन केबल्स हमारे घर में एंटर करते हैं। एक होता है पॉजिटिव जिसको लाइव वायर भी कहा जाता है, दूसरा नेगेटिव जिसको न्यूट्रल भी कहते हैं, और थर्ड होता है अर्थिंग वायर। लाइव वायर हमेशा रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर हमेशा ब्लैक कलर का, और अर्थिंग वायर जो है वो हमेशा ग्रीन कलर का होता है। जो एसी करंट हमारे घर में ट्रैवल करता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, वोल्टेज 220 वोल्ट का होता है। जो लाइटर अप्लायंसेस होते हैं, छोटे अप्लायंसेस होते हैं, वो 5 एम्पियर वाली सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं। जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं वो 15 एम्पियर वाली सर्किट में जो है कनेक्ट किए जाते हैं। इस तरीके से पूरा वायरिंग होता है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर फ्यूज के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और ये सारे जो 3 दिखाई दे रहे हैं वो हमारे एक्चुअल में सॉकेट्स हैं जहां पे हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। अर्थ वायर उन सब के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है ओवरलोडिंग से। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अगर आप मैंने जो क्वेश्चन करवाए उसको अच्छे से कर लोगे तो आप लोगों को 90% जितने क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे बोर्ड की एग्जाम में। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है और समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।